हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देखे थे मूल कर्तव्यों के बारे में कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान में भाग 4 क में शामिल किए गए हैं। आज दोस्तों हम देखेंगे संघ सरकार के बारे में, जो कि भाग 5 में है। तो दोस्तों, संघ सरकार के कौन कौन से अंग हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों, इसमें कार्यपालिका, दोस्तों आपको बता दूं मैं, जो संघ सरकार है ये भाग 5 में है। किसमें है? भाग 5। में कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। अनुच्छेद 52 से 151 तक क्या है? हमारी संघ सरकार है, और संघ सरकार के विभिन्न अंग उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कार्यपालिका। दूसरा कौन सा आता है? दूसरा दोस्तों आता है व्यवस्थापिका। दोस्तों दूसरा अंग है व्यवस्थापिका। अब तीसरे अंग के बारे में देखते हैं हम। तीसरा अंग कौन सा है? दोस्तों तीसरा अंग है अपना न्यायपालिका। और दोस्तों चौथा अंग कौन सा है अपना? चौथा अंग है दोस्तों अपना केग। दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों हम देखते हैं कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों जो कार्यपालिका है ये अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक है। इसके बाद में हम देखते हैं व्यवस्थापिका। दोस्तों ये अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123 तक है। इसके बाद में आता है अपनी न्यायपालिका। दोस्तों न्यायपालिका कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 124 से 147 तक। और दोस्तों अपना आ जाता है फिर केग दोस्तों अपना है 148 से 151 तक। तो इस तरह से हमारी सरकार के संघ सरकार के अंग है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और केग। ये 4 अंग हमारी केंद्र सरकार के हैं। संघ सरकार के 4 अंग बताए गए हैं संविधान में। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, चारों अंग हैं। तो हम इसमें से देखेंगे कार्यपालिका, और कार्यपालिका में भी हम आज देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों भारत संघ का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तो दोस्तों कार्यपालिका, अब हम इसे डिवाइड करते हैं। कार्यपालिका के अंगों के बारे में हम बात करते हैं अब, जिसमें पहला क्या आता है दोस्तों? राष्ट्रपति आता है। इसके बाद में दोस्तों क्या आता है? इसके बाद में आता है दोस्तों अपना उपराष्ट्रपति। इसके बाद में दोस्तों क्या आता है? दोस्तों इसके बाद में आता है अपना प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? मंत्रिपरिषद। और इसके बाद में दोस्तों क्या आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। और इसके बाद में दोस्तों कौन सा आता है? अपना महान्यायवादी। इसके बाद में दोस्तों जो अनुच्छेद 52 से 78 में जो 77 और 78 वाला अनुच्छेद है, उसमें कहते हैं भारत सरकार के कार्य। तो दोस्तों राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक है? दोस्तों राष्ट्रपति अपना है अनुच्छेद 52 से 62 तक। 52 से 62 तक कौन सा है? अपने राष्ट्रपति है। इसके बाद में उपराष्ट्रपति। दोस्तों उपराष्ट्रपति हम देखते हैं तो ये है अनुच्छेद 73 से
अनुच्छेद 63 से 73 तक। इसके बाद में आ जाते हैं हमारी प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। ये किसमें है दोस्तों? ये अनुच्छेद 74 से 75 तक आती है। इसमें 2 ही अनुच्छेद हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हमारे महान्यायवादी। दोस्तों हमारे महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। और दोस्तों जो 2 अनुच्छेद बचते हैं हमारे कार्यपालिका में, 77 और 78, ये दोनों अनुच्छेद दोस्तों भारत सरकार के कार्यों से संबंधित है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे जो संघ सरकार के 4 अंग हैं पहले तो, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और केक। इसके बाद में हमने डिवाइड किया कार्यपालिका को। तो कार्यपालिका में हमने देखा है राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर हमारे प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, उसके बाद में हमारा महान्यायवादी और उसके बाद में भारत सरकार के कार्य। तो पहले तो हमने डिवाइड किया संघ सरकार को, उसके बाद में किसको किया? हमने जो कार्यपालिका है उसे डिवाइड किया। तो कार्यपालिका के हमने अंग पढ़े, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और भारत सरकार के कार्य, ये हमने पढ़े। तो जो कार्यपालिका है ये 52 से 78 तक है। तो दोस्तों इसका डिवाइडेशन हमने देखा। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो इससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम देखते हैं दोस्तों जो कार्यपालिका का अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। इसके बारे में हम देखते हैं अब। दोस्तों अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? जो भारत में संविधान के जो प्रमुख है उसके पद पे कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कि भारत के जो प्रधान होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 में बताता है कि भारत के संवैधानिक की सर्वोच्चता पे, संवैधानिक पद पे कौन होगा? संवैधानिक प्रधान होगा राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 52 ये संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो दोस्तों सबसे छोटा है, लेकिन सबसे छोटा होने के बावजूद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? एक बार हम राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस प्रकार की है ये हम देखते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति क्या होता है? एक नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका है, लेकिन संवैधानिक सर्वोच्चता पे सर्वोच्च पद किसका है? राष्ट्रपति का। तो दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके शिखर पर कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। दोस्तों तो प्रधानमंत्री हमारी वास्तविक कार्यपालिका है। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 का जो परंतु 1 है उसमें कहा गया है कि एक प्रधानमंत्री होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी, उसके शिखर पे प्रधानमंत्री होगा। वो क्या होगी? राष्ट्रपति को सलाह देगी, उसी की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति क्या करेगा? कार्य करेगा।
ये चीज़ उसमें बताई गई है। तो राष्ट्र की संवैधानिक स्थिति किस प्रकार की है? नाम मात्र की कार्यपालिका की है। मतलब इस नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान है, इसके नाम से सारे कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो दोस्तों हमारे संविधान में, हमारे देश में व्यावहारिक तौर पे दोस्तों, सैद्धांतिक तौर पे तो राष्ट्रपति, लेकिन व्यावहारिक तौर पे मजबूत कौन है? प्रधानमंत्री। सारे कार्य प्रधानमंत्री करता है राष्ट्रपति के नाम से। तो ये तो हो गई राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यता है दोस्तों, जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 ये तो बताता है कि राष्ट्रपति और भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन उसके लिए क्या योग्यताएं होंगी यह बताता है मैं अनुच्छेद 58। दोस्तों अनुच्छेद 58 है, यह में बताता है कि भारत संघ का जो राष्ट्रपति होगा उसका भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताओं की जरूरत है, वो किस में है? अनुच्छेद 58 में बताई गई है। तो दोस्तों पहली बात कि वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। दूसरा दोस्तों वो होगा, वो कितना होगा? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो दोस्तों ये दो बातें थी। इसके अलावा तीसरी वो क्या हो? संसद सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। संसद में दोस्तों क्या क्या आता है? संसद में दोस्तों हमारी राज्यसभा और लोकसभा आती है। ये कुछ विशेषताएं थी, योग्यताएं जो राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और होती है कि वो क्या नहीं होना चाहिए? किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो व्यक्ति अपना दावा पेश करेगा वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों लाभ के पद की परिभाषा दी गई है, इसमें बताया गया है कि कौन कौन से पद है राष्ट्रपति के लाभ के पद पे नहीं आते। इसमें दोस्तों अपना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, क्या दोस्तों? राज्यपाल, और इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये क्या नहीं होंगे? लाभ के पद नहीं होंगे। ये दोस्तों थी लाभ के पद की परिभाषा कि ये पद लाभ के पद में नहीं आएंगे। मतलब आप राष्ट्रपति रहते हुए भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो, उपराष्ट्रपति होते हुए भी, राज्यपाल होते हुए, और जो कैबिनेट मंत्री, ये क्या है? लाभ के पद में नहीं आते हैं। तो दोस्तों मैं डिफाइन करता हूँ इन चीज़ों को कि भारत का क्या हो? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति भारत का नागरिक तो, लेकिन क्या दोस्तों उसका जन्म भी भारत में होना चाहिए? ये भी जरूरी है क्या दोस्तों? दोस्तों ये ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उसका जन्म भारत में हो, लेकिन क्या हो? भारत का नागरिक हो। भले ही वो बाद में आकर उसने भारत की नागरिकता ग्रहण की हो या किसी भी तरह से, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए। केवल यही जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि उसका जन्म भी भारत में हो। ऐसा संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है दोस्तों।
इसके बाद में वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर सका हो। तो दोस्तों जिस तरह से विधानसभाओं के सदस्य और संसद के सदस्य जिनकी आयु होती है 25 और 21 वर्ष, तो दोस्तों वैसा नहीं है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना जरूरी होता है। और दोस्तों संसद सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। दोस्तों राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो संसद सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट आप देखते हो कि जो संसद सदस्य होते हैं उनके लिए कुछ योग्यताएं होती है, उनमें पागल दिवाले ऐसी कुछ चीज़ें भी होती हैं। तो दोस्तों वैसी योग्यताएं भी राष्ट्रपति के लिए रखी गई है, लेकिन वो इसमें डायरेक्टली ना बताकर इनडायरेक्टली बताई गई है कि संसद सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, क्योंकि राष्ट्रपति के पद की अपनी एक गरिमा होती है। उस गरिमा को बनाए रखने के लिए वो डायरेक्ट नहीं बोला गया, इनडायरेक्टली बोला गया, संसद सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इसके माध्यम से बोला गया। और दोस्तों किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री, ये क्या लाभ के पद नहीं होते हैं। इनकी परिभाषा दी गई है कि ये लाभ के पद में नहीं गिने जाएंगे। इसके अलावा जो भी पद होंगे भारत सरकार के अंडर में वो लाभ के पद होंगे। तो दोस्तों ये कुछ थी अनुच्छेद 58 के तहत योग्यताएं। क्या थी योग्यताएं? राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है वो अनुच्छेद 58 में थी। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों अभी हमने राष्ट्रपति पद की योग्यताएं देखी थी। दोस्तों अब हम करवाते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाते हैं दोस्तों हम, जिसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 54, जो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। राष्ट्रपति का क्या? निर्वाचन। ये संबंधित है अनुच्छेद 54। तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रीति से। तो किस तरह से होता है? अप्रत्यक्ष। दोस्तों अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता द्वारा डायरेक्ट ना चुन के, वो हमारे चुने हुए जो सांसद, मंत्री, विधायक हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष रीति। दोस्तों अमेरिका में डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट भी होता है, लेकिन भारत में कैसा है? अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या होगा? एक निर्वाचक मंडल होगा, एक निर्वाचक मंडल होगा। दोस्तों इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे ये चीज़ें हम देखेंगे। तो दोस्तों इसमें मैं बताता हूँ आपको कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दोस्तों 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी भी इसमें शामिल है दोस्तों, उसके भी निर्वाचित सदस्य इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो दोस्तों अब जम्मू कश्मीर जब विधानसभा की स्थापना हो जाएगी तो दोस्तों वो भी एक संघ शासित क्षेत्र है, उसको बना दिया गया है। तो दोस्तों उसके सदस्य भी भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो दोस्तों जो निर्वाचक मंडल है इसमें कौन कौन शामिल है इसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों इसमें शामिल है एक तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के कौन से सदस्य? दोस्तों निर्वाचित सदस्य। दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं अभी क्या जो राज्य विधानसभाएं हैं,
किस तरह के सदस्य दोस्तों? इसके भी निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों राज्य विधानसभा की जगह क्या आ जाए? अगर राज्य विधानमंडल आ जाए तो दोस्तों उसको सही नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि राज्य विधानमंडल में आपकी विधान परिषद भी आ जाती है, जिसके सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तीसरा कौन सा है दोस्तों? दिल्ली व पांडिचेरी। दोस्तों अभी ये क्या हो गया? पुदुचेरी। दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों अब इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया है। तो जम्मू कश्मीर उसमें क्या है, जब विधानसभा की स्थापना हो जाएगी तो वो भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि और ये कौन से दोस्तों, ये 17वां जो अनुच्छेद संविधान संशोधन हुआ था, 17वां संविधान संशोधन, उसके माध्यम से दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया गया है। उन्नीस सौ 92 में हुआ था दोस्तों। तो 1992 में जब यह हुआ था तो ये लागू कब हुआ था दोस्तों? 1995 में। तो उस समय के जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के, उसमें दिल्ली और पुदुचेरी ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये लागू हुआ था 1995 में। तो ये थी दोस्तों। अब इसके अलावा कौन भाग नहीं ले सकता दोस्तों? जो राज्य विधानसभा है, राज्य विधान परिषद, दोस्तों आप जानते हो कि कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, वो भाग नहीं ले सकते। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि भाग कौन कौन नहीं ले सकता, कौन नहीं ले सकता। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं जो राज्य विधान परिषद, इससे पहले हम देखेंगे लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। लोकसभा या हम बोल सकते हैं डायरेक्ट संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य। एक तो ये भाग नहीं ले सकते। तो दोस्तों संसद डिफाइन करते हैं हम, ये राज्यसभा है लोकसभा के से मिलकर बनी है। दूसरा कौन? लोकसभा। तो दोस्तों राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसमें दोस्तों 245 मेंबर होते हैं। कितने? 245, जिसमें 233 का क्या होता है? निर्वाचन होता है, और जो 12 होते हैं इनका क्या होता है? मनोनयन। और इन 12 क्या होगा? मनोनयन। ये राष्ट्रपति करते हैं। और लोकसभा दोस्तों, लोकसभा में कितने होते हैं? 552। दोस्तों अधिकतम 552 हो सकते हैं लोकसभा में, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या वर्तमान में है 545, जिसमें से दोस्तों जो 543 है इनका क्या होता है? 543 का दोस्तों इनका निर्वाचन होता है, और जो दो सदस्य हैं उनका राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता है। और इन दो का क्या होता है दोस्तों? मनोनयन। इस तरह से ये हमारे संसद भवन का स्ट्रक्चर है दोस्तों।
इसके अलावा दोस्तों जो राज्य विधान परिषद है दोस्तों, कौन सी? राज्य विधान परिषद। दोस्तों राज्य विधान परिषद, कुछ राज्यों में राज्य विधान परिषद भी है दोस्तों, तो उनके सदस्य भी भाग नहीं ले सकते। इनके तो दोस्तों ना तो निर्वाचित ना मनोनीत, दोनों भाग नहीं ले सकते। ये थी दोस्तों कहानी, जो सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते। अब हम देखेंगे आगे। इसके अलावा दोस्तों अगर जो विधानमंडल आपके एग्जाम में आ जाए, विधानमंडल, अगर एग्जाम में एग्जामिनर दे दे राज्य विधानसभा की जगह क्या दे दे, राज्य विधानमंडल, तो दोस्तों उस पर टिक नहीं करना आपको, ये गलत होगा, क्योंकि इसमें राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा दोनों आ जाते हैं दोस्तों। तो ये शब्द आपको कुछ पकड़ने हैं। और जो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में मैंने आपको बताया था अभी, जो 233 + 12 और लोकसभा के बारे में बताया 200 दोस्तों 543 का तो निर्वाचन और 2 का मनोनयन, तो क्या आंग्ल भारतीय होते हैं। तो ये कहानी थी दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की, तो जिसमें से ये तो भाग नहीं ले सकते। और पहले अब मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से भाग ले सकते हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए वापस से, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कि हमने निर्वाचन मंडल के बारे में तो देख लिया था, लेकिन अब राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है दोस्तों, अब ये देखेंगे हम। तो ये बातें लिखी हुई है अनुच्छेद 55 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 55 में ये बातें लिखी हुई है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा। क्या है इसमें? राष्ट्रपति चुनाव की रीति। राष्ट्रपति चुनाव की क्या है? रीति है इसमें, कि किस विदेशी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक पद्धति अपनाई जाती है, जिसे हम एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली बोलते हैं दोस्तों। कौन सी प्रणाली बोलते हैं दोस्तों? एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। तो दोस्तों एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और दोस्तों इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदकों का होना जरूरी है। और इसके अलावा दोस्तों 15,000 रुपये ये कहाँ जमा होंगे दोस्तों? ये आरबीआई के कोष में जमा होंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए? 50 प्रस्तावक है, 50 अनुमोदक होने चाहिए, वह 15,000 रुपये की जमानत राशि होनी चाहिए। दोस्तों ऐसा प्रावधान क्यों रखा गया है? जबकि हमारे जो विधानसभा एमएलए और एमपी का चुनाव होता है दोस्तों, सांसद विधायकों का चुनाव होता है, या फिर अन्य जो भी चुनाव होते हैं दोस्तों, उनमें कुछ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति के लिए क्यों रखा गया है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए रखा गया है कि राष्ट्रपति पद की गरिमा बनी रहे और कोई भी एरा गेरा नत्थु खेरा राष्ट्रपति के लिए क्या नहीं करे, अपना चुनाव ना लड़े। तो उससे क्या होगा? राष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसी चीज़ें रखी गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदकों के बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि दोनों अलग अलग होने चाहिए दोस्तों, ना कि एक कि इन्हीं 50 सदस्यों ने अनुमोदन कर दिया और इन्हीं 50 सदस्यों ने क्या कर दिया, प्रस्ताव पेश कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये दोनों अलग अलग होते हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जो 1997 है उससे पूर्व क्या था?
उससे पूर्व दोस्तों 10 प्रस्तावक और दोस्तों कितने थे? 10 ही क्या थे? 10 अनुमोदक। क्या थे दोस्तों? 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक, और राशि कितनी थी दोस्तों? 2500 रुपये। तो दोस्तों इसे समय समय पर बढ़ा दिया जाता है, और ये भी कहाँ पे जमा होती थी? ये भी आरबीआई के कोष में ही जमा होती थी। तो इस तरह से समय समय पर राशि को बढ़ा दिया जाता है, और जैसे जैसे विधानसभा का आकार बढ़ता है, लोकसभा का, संसद का आकार बढ़ता है, तो उसी आधार पे क्या होता है? प्रस्तावक व अनुमोदक भी बढ़ा दिए जाते हैं, और समय के अनुसार जो मुद्रा का मूल्य होता है उसी के आधार पर मुद्रा भी बढ़ाई गई है। ये थी दोस्तों पद्धति, और इस तरह से अनुमोदक व प्रस्तावक शामिल होते हैं दोस्तों इसी में एक चीज़ और देखते हैं हम। तो जनसंख्या का आधार वर्ष है दोस्तों, जिसके आधार पे राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, वो माना गया है दोस्तों 1971। 1971 को क्या बनाया गया है? जनसंख्या का आधार वर्ष। जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो जनसंख्या का आंकड़ा रखा गया है, उसमें आधार वर्ष माना गया है दोस्तों 1971 को। और दोस्तों ये कब हुआ था? यह हुआ था दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है उसके माध्यम से ऐसा किया गया था। दोस्तों इसे बाद में क्या किया गया दोस्तों? ये 2000 तक था, इसे 2000 तक ही रखा गया था। इसके बाद में जो 84वां संविधान संशोधन है दोस्तों, 84वां, इसके माध्यम से क्या किया गया? जो 84वां संविधान संशोधन है दोस्तों, इसके माध्यम से किया गया जो 2026 है, 1971 की जनसंख्या का आधार वर्ष को दोस्तों 2026 तक बढ़ा दिया गया कि 2026 तक भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 1971 की जनसंख्या को ही आधार वर्ष माना जाएगा। इसके बाद में अलग जनसंख्या का निर्धारण होगा, अलग ही आधार वर्ष का निर्धारण होगा। ये चीज़ें की गई दोस्तों। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे देखते हैं कि किस तरह से एकल संक्रमण प्रणाली क्या है। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम देखते हैं जो एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली है, किसके बारे में? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली है। दोस्तों इसको पूरा खोल के समझाऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों जो एकल संक्रमणीय है इसका क्या अर्थ है, और आनुपातिक का क्या अर्थ है, और गुप्त मतदान प्रणाली क्या होती है, ये तीनों चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप ले लीजिए ये डायग्राम ले लीजिए दोस्तों, इसके अनुसार देखिए आप। इसमें दोस्तों क्या होता है? इसमें दोस्तों होता ये है, मान लीजिए ये आपका 1, 2, 3 और ये 4 उम्मीदवार आपके राष्ट्रपति चुनाव में 4 उम्मीदवार है। तो दोस्तों आप इन्हें किस तरह से मत देना चाहते हो? A, B, C और D, इस आधार पे। तो दोस्तों पहला उम्मीदवार है कोई भी मान लीजिए, जैसे कि डॉक्टर राधाकृष्ण को ले लीजिए, जाकिर हुसैन, ऐसे कुछ भी मान लीजिए आप। तो 4 उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति चुनाव में। तो दोस्तों आप क्या हो? मतदाता हो राष्ट्रपति चुनाव के, मतलब आप MP या MLA हो, तो अपना मत किस तरह से दोगे?
आप प्रथम उम्मीदवार को दोस्तों बी पे मत देना चाहते हो, मतलब दूसरे नंबर पे मत देना चाहते हो, और जो 2 नंबर का उम्मीदवार है उसे दोस्तों प्रथम वरीयता में मत देना चाहते हो। तो किस तरह से? प्रथम वरीयता में। और जो तीसरा उम्मीदवार है दोस्तों उसे चौथी वरीयता में मत देना चाहते हो आप। और जो चौथा उम्मीदवार है उसे कौन से में? उसे तीसरे में मत देना चाहते हो। तो दोस्तों क्या होगा इस तरह से? ये क्या किया आपने? एक संक्रमण किया कि इस तरह से एक ही मत चारों को दिया आपने, किसी एक को ना देकर। जैसे कि हमारे होता है जो एमपी और एमएलए के चुनाव में होता है, हम किसी एक को ही वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका मत सभी को जाएगा, चारों कैंडिडेट्स को जाएगा। तो वही क्या होगा? वरीयता क्रम। आपने किसी चारों कैंडिडेट्स को दे रहे हो आप, लेकिन किस में दे रहे हो? वरीयता क्रम के आधार पे वोट दे रहे हो। मतलब उसको ये क्या हो गया दोस्तों? संक्रमण हो गया कि सभी को दे रहे हो। तो लेकिन दे किस तरह से रहे हो दोस्तों? अपनी पसंद से। कि जो 2 नंबर का उम्मीदवार है, मान लीजिए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, तो आप उनको 2 नंबर पे मत देना चाहते हो, मतलब पहला मत उनको देना चाहते हो, उनका नंबर है 2, तो आप उनको प्रथम वरीयता में मत देना चाहते हो। और जो पहला नंबर का उम्मीदवार है वो दोस्तों आपको थोड़ा कम पसंद है, तो उसे क्या आप दूसरी वरीयता में मत देना चाहते हो। और जो तीसरा उम्मीदवार है सो दोस्तों आपको सबसे कम पसंद है, तो उसको आप चौथी वरीयता में मत दे रहे हो। और जो चौथा उम्मीदवार है उसे आप तीसरी वरीयता में मत दे रहे हो। तो ये तो क्या हो गया? अपना संक्रमण हो गया कि आपने इस तरह से इस वरीयता क्रम में मत दिया। दोस्तों अनुपात क्या होता है दोस्तों? जनसंख्या, अभी मैंने बताया था कि 1971 की जनसंख्या को आधार बनाकर क्या किया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनसंख्या को आधार बनाकर चुनाव में अनुपात निर्धारित किया गया है। तो उसी अनुपात में दोस्तों हम देखते हैं जो हमारे एमपी और एमएलए के मतों का अनुपात किस तरह से निकाला जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, जो हमारे एमएलए हैं, क्या एमएलए, इनका मत मूल्य किस तरह से निकाला जाता है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों हम देखते हैं जो उस क्षेत्र की जो राज्य या संघ क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है दोस्तों, कुल जनसंख्या दोस्तों, जो राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या होती है, इसके अलावा दोस्तों राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या प्लस में जो ये एमपी और एमएलए होते हैं, जो एमएलए होते हैं दोस्तों, जिस भी विधानसभा के जो एमएलए होते हैं उनकी संख्या, उसका क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। जो एमएलए की जो संख्या होती है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, विधानसभा के सदस्यों की संख्या, निर्वाचित दोस्तों एक चीज और लिख लेना है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो निर्वाचित सदस्यों की क्या हुआ? संख्या। जैसे दोस्तों राजस्थान में कितनी है? राजस्थान की जनसंख्या है दोस्तों लगभग 7.25 करोड़, और सदस्यों की संख्या कितनी है? 200। तो इसमें किसका भाग दिया जाता है दोस्तों? 1000 का। इसमें दोस्तों आप दे लीजिए 1000 का भाग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारे एमपी होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका दोस्तों मत मूल्य किस तरह से निकाला जाता है? तो इनका मत मूल्य दोस्तों निकाला जाता है जो राज्य विधानसभाएं होती हैं, जो देश के विभिन्न हमारे जो राज्य है, 29 राज्य, 28 राज्य वर्तमान में 28 हैं। तो उनमें क्या होगा? उनके जो एमपीज हैं, उनके जो एमएलएज हैं, विधायक, उनके मतों का मूल्य जितना आएगा ये निकालने के बाद उससे क्या होगा? इनकी तुलना की जाएगी। विधायकों का मत मूल्य मैं शॉर्ट में लिख देता हूं दोस्तों,
प्लस में क्या होगा, जो MP हो गए उनके सदस्य संख्या। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोस्तों, जो संसद के सदस्य हैं, संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इसके आधार पे दोस्तों MPs के मत मूल्य निकाला जाता है। तो दोस्तों इसी आधार पर फिर क्या होता है, राष्ट्रपति चुनाव में इनका मतों की गणना की जाती है। और मैंने आपको बताया था कि इस वरीयता क्रम में आप अपना मत दोगे। तो ये क्या हो गया, संक्रमण, और ये दूसरा क्या हो गया दोस्तों, अनुपात, कि इस अनुपात में आप अपने मत दोगे। तो दोस्तों और गुप्त मतदान, तो दोस्तों गुप्त मतदान कैसा होना चाहिए, गुप्त ही होता है दोस्तों। ये इसका सीधा सा अर्थ है गुप्त, कि ये कैसा होता है, गुप्त। ये किसी को दिखाई नहीं जाता, मतलब आप किसी को मत दे रहे हो तो आप अपने मत को लहरा नहीं सकते। अगर ऐसा करते हो आप तो आपका मत अवैध माना जाएगा दोस्तों। ये कैसी प्रणाली है, गुप्त मतदान प्रणाली है। खुली मतदान प्रणाली में दोस्तों आप अपना मत दिखा देते हो, लेकिन क्या है, गुप्त मतदान प्रणाली में आप अपना मत दिखाई नहीं सकते कि आपने किस उम्मीदवार को अपना मत दिया है। तो दोस्तों ये थी एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, जो कि मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है दोस्तों। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हम हमारी क्लास का दी एंड करते हैं दोस्तों, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और प्रावधान रह गए हैं दोस्तों, उनके बारे में हम देखेंगे, और कौन कौन हमारे राष्ट्रपति बने दोस्तों, यह हम अगली क्लासों में देखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा आपको, इसके लिए दोस्तों आपको क्लास का पूरा वीडियो देखना होगा। तो जो कि आपने देख लिया होगा, मैंने बता रहा हूँ तो मतलब आपने पूरा वीडियो देख लिया दोस्तों। और क्या दोस्तों, आपको क्लास को शेयर ज़रूर करना है, लाइक करना है, और दोस्तों कमेंट करना है, और दोस्तों अपने दोस्तों को बोलकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाना है दोस्तों, क्योंकि हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, इसमें हमारा कुछ भी स्वार्थ नहीं है। तो दोस्तों अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो दोस्तों से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और कमेंट ज़रूर किया करो दोस्तों, क्योंकि बिना कमेंट के मज़ा नहीं आता, हमें पता नहीं लगता कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं और आपको कितना समझ में आ रहा है दोस्तों। ये सब चीज़ें आपके कमेंट के माध्यम से ही समझ में आएगी दोस्तों। और आप लगातार मेहनत करते रहिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों। तो आप शॉर्टकट मारने की कोशिश की बजाय इन सब चीज़ों को समझ के पढ़े दोस्तों। और मैं वादा करता हूँ कि आपने अगर मेरी क्लासेस ढंग से देखी है और समझी है, ध्यान दिया है दोस्तों पूरी तरह से, तो आपको दोबारा पॉलिटिकल या भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मैं हर शब्द को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इस भयंकर गर्मी में, राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ती है दोस्तों, तो इस गर्मी में भी मैं बिना पंखे के आपको पढ़ा रहा हूँ। पसीना आप देख रहे होगे कि किस तरह से पसीना आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपके लिए केवल एक चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, कि आप लाइक करिए और आप जमकर पढ़ाई कीजिए दोस्तों, ताकि आप अपने माँ बाप का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके दोस्तों। यही हमारी अभिलाषा है दोस्तों आपसे। और अगर आप अपने क्षेत्र का नाम रोशन करोगे और अपने माता पिता का, तो दोस्तों हमारा ऑटोमेटिक होगा, आप हमारा भी नाम कहीं ना कहीं तो लोगे ना दोस्तों। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।